नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड निवेश में जितना जरूरी है एंट्री प्लान करना, उतना ही जरूरी है एग्जिट भी प्लान करना। आप फंड में निवेश के लिए एक कौन सा निश्चित समय है जब आपको एंट्री करनी है किसी म्यूचुअल फंड में, लक्ष्य के आधार पर, और फिर एसेट एलोकेशन तय करते हैं, ये पूरा प्लान करते हैं। लेकिन कई लोग या कई निवेशक फंड से बहुत हड़बड़ी में निकल के आते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। मार्केट में उथल पुथल से उनके निवेश में भी उथल पुथल हो जाती है, इसलिए वो फंड से निकलने का फैसला लेते हैं। तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी है फंड से निकलने की? फंड से एग्जिट का सही प्लान क्या होना चाहिए? आज इसी पर रहेगी हमारी खास चर्चा। और हमारे साथ खास मेहमान आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूम टाइम से। समझेंगे कि सही तरीका किसी म्यूचुअल फंड से निकलने का क्या हो सकता है। बहुत स्वागत है आपका हर्षवर्धन। थैंक यू वेरी मच स्वाति। क्या हम खास चर्चा करेंगे आज हर्षवर्धन के साथ? जरा उसकी हाइलाइट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर चर्चा करेंगे किसी फंड से निकलना कब सही है, ये समझेंगे। लंबी अवधि में आपका एग्जिट प्लान कैसा होना चाहिए, एसेट रीबैलेंसिंग की अहमियत हम समझेंगे और कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे, और कब फंड से निकलना सही नहीं है ये भी समझेंगे आज के इस शो में। हर्षवर्धन, आई एम श्योर आपके पास भी कई निवेशकों के सवाल आते होंगे कि हमें फंड से एग्जिट करना है या हमें फंड बदलना है, या क्या मैं एसआईपी रोक दूं, मेरी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है निवेशकों के मन में। आई एम श्योर हर्षवर्धन, जो हमारे पास भी आता है आपके पास भी आता होगा कि फंड से निकलने का सही समय और उसके पैमाने क्या होने चाहिए। इसलिए एक एक करके हम आपसे समझना चाहते हैं। पहले उन कुछ पैमानों को आप बता दीजिए, फिर उसमें डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे कि कौन से 2 या 3 ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिससे हम डिसाइड करें कि हाँ यही तरीका है किसी फंड से एग्जिट करने का। वैसे स्वाति, आपने सही कहा कि हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कैसे उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। लेकिन हर एक निवेशक की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उन्हें एसेट्स को, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्लान करके उसमें से निकलने की भी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजी किस चीजों पर डिपेंडेंट है, ये हम ब्रॉडली 2 पैरामीटर में देखते हैं। एक है कि आपके एसेट एलोकेशन प्लान आपका क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। पहले तो हम उस पैरामीटर पे उसे एक इवैल्यूएट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अभी हमें क्या एक फंड में से निकलने का भी सही टाइम आ गया है कि नहीं। और दूसरा जो पैरामीटर है वो है फंड परफॉर्मेंस की। आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करें, कैसे आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसमें जो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि अभी हम इसमें कंटिन्यू करें कि इसमें से निकल जाए। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 2 पैरामीटर्स पे हम इसे इवैल्यूएट करते हैं, तब डिसीजन लेना ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, तो कुछ पैरामीटर्स, मतलब स्पेसिफिकली 2 पैरामीटर्स, 2 पैमानों की आपने बात कही, एसेट एलोकेशन और गोल बेस्ड एग्जिट प्लान। हमने इनफैक्ट इसको 3 भागों में डिवाइड किया है थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए। एसेट एलोकेशन एग्जिट प्लान, गोल बेस्ड एग्जिट प्लान कैसा हो, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है ये। और आपने बोला फंड का प्रदर्शन। क्या हम गोल बेस्ड एग्जिट प्लान से हर्षवर्धन शुरू कर सकते हैं और आपसे जाने कि जैसा आपने भी बताया अभी कुछ देर पहले कि हम निवेश की नीति अपनी लक्ष्य आधारित तो रखते हैं, तो क्या जो हमारा एग्जिट प्लान है वो भी लक्ष्य से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए? ये थोड़ा सा हम गोल बेस्ड एग्जिट प्लान के जरिए आपसे समझेंगे। और अगर हम उदाहरण के तौर पर 2 लक्ष्यों को अगर ले लें, जैसे लंबी अवधि में फॉर एग्जांपल बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य हो गया, जो एक तौर पर एक तरीके से एक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म हमारा लक्ष्य होता है, और दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग है जिसमें हम आगे निवेश जारी रख सकते हैं। इन दोनों में ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से एग्जिट प्लान में डिफरेंस कैसा होता है एज कंपेयर टू एक दूसरी अवधि के एग्जिट प्लान के मुकाबले? वेल स्वाति, आपने एक बहुत ही अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत जरूरी है। जब आप एक चिल्ड्रंस एजुकेशन के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म गोल बनाए हैं और उसके लिए आपको एक एग्जिट प्लान अलग होगा, और रिटायरमेंट के लिए अगर आपने बनाया है तो उसका एक एग्जिट प्लान अलग होगा। हालांकि दोनों लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। मैं आपको फर्क बताता हूँ क्या है।
मान लीजिए आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से 15 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है और अभी 12 या 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट भी अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अदरवाइज आप निकलना नहीं चाहेंगे इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में से। लेकिन क्योंकि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी है जो डिले नहीं कर सकते, जब आपके बच्चे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाएंगे तब उन्हें उसी समय फीस की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप नहीं कह सकते अपने बच्चों को कि भाई मार्केट खराब है, मैं 2 साल बाद आपकी अंडर ग्रेजुएशन कराऊंगा या पोस्ट ग्रेजुएशन कराऊंगा। तो जब ऐसा कोई लक्ष्य होता है चिल्ड्रंस एजुकेशन को लेते हुए, तब आपको 2 साल पहले, जैसे 15 साल बाद आपको चाहिए थे 12 या 13 साल कंप्लीट हो जाए, तब आप धीरे धीरे इक्विटी में से निकलने लग जाते हैं। आप अपना एग्जिट प्लान बना लेते हैं, उसमें से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगले 2 साल में आपको अपने बच्चों की स्कूल की या कॉलेज की फीस भरनी है जो डिले नहीं कर सकते हैं। अगर आपका फंड अच्छा कर रहा है तो भी आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। तो ये तो गोल बेस्ड आपका एक एग्जिट प्लान बनता है। फिर आपका रिटायरमेंट ले लीजिए, ये भी लॉन्ग टर्म गोल है और ये भी मान लीजिए आपका 15 साल आगे था, आपने 12-13 साल कंप्लीट कर लिए। अगर बाकी सारी चीजें ठीक है, मार्केट अच्छा है, आपकी स्कीम अच्छी कर रही है और आपका अभी भी ऐसे आउटलुक लगता है कि मुझे आगे भी इन्वेस्ट करते रहना है, तो सिर्फ क्योंकि 2 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जिट करने लगे। एसेट एलोकेशन से हम बाद में आएंगे क्योंकि आपने गोल्ड की पहले बात की है। तो रिटायरमेंट इसके लिए हम एग्जिट करना इतना जरूरी नहीं बनता है, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको सारी जो रकम है वो एक साथ जरूरत नहीं पड़ती। आप उसमें बने रह सकते हैं और आपको जितना जरूरत होती है आप रिटायरमेंट टाइम में 1, 2 या 3 साल का निकालते हैं और बाकी आप बने रह सकते हैं, ताकि आपके आगे जाके भी आपके पास कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहे। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपका गोल किस तरह का होता है उस पर भी डिपेंड करता है आपके एग्जिट प्लान में। जैसे मैंने बताया, चिल्ड्रंस एजुकेशन चॉइस नहीं होती, तो आपको एग्जिट प्लान बाकी सब ठीक होने के बावजूद आपको निकलना होगा। और अगर कोई और दूसरा गोल है जो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एग्जिट प्लान, आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो आपने बहुत ही आसान ढंग से हर्षवर्धन इसे समझाया है कि एक हमारे फिक्स लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, मतलब हमें 15 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए हम उस लक्ष्य के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे रिटायरमेंट प्लान, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंपल्शन नहीं है फॉर एग्जाम्पल इक्विटी से डेट में शिफ्ट करने की, ट्रांसफ़र करने की। बेसिकली हम ट्रांसफ़र प्लान की बात कर रहे हैं, जो कि एग्जिट प्लान से भी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं। इसमें एक बात थोड़ा बताइए हर्षवर्धन, जैसे हमारे छोटी अवधि के गोल्स होते हैं, जैसे मंथली कुछ हमारे खर्चे हैं, हमने अगले 6 महीने तक प्लान कर लिया, हमें रेंट पे करना है या इमीडिएटली जो बच्चों की महीने भर की स्कूल फीस होती है, वेकेशन पर जाना है। तो इन शॉर्ट टर्म लक्ष्य के लिए ट्रांसफ़र प्लान तो माफ़ कीजिए, एग्जिट प्लान तो काम करता है। क्या इस वाले गोल को हम माने हमारा एक गोल शॉर्ट टर्म पूरा हो गया है, उसी म्यूचुअल फंड में या उसी फंड में हम दूसरे लक्ष्य में आगे कंटिन्यू करें, ये एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है रादर देन एग्जिटिंग दैट फंड ऑल टुगेदर? जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट बात है। इनफैक्ट जब हम छोटी अवधि के गोल्स की बात करते हैं तो छोटी छोटी रकम होती है और मल्टीपल गोल्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि रेंट की पेमेंट्स हैं आपकी, जो हॉलीडेज के हो सकती हैं, तो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और छोटे छोटे और नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा होते हैं। तो हर एक गोल के लिए आप एक अलग स्कीम नहीं लेते हैं, आप एक पूल बनाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का एक पूल बनाते हैं। आपने मान लीजिए शॉर्ट टर्म डेट फंड ले रखा है, आपने फिक्स डिपॉजिट ले रखा है, जो भी प्रोडक्ट आपने ले रखा है उन्हीं में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा हो गया, मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गए, आपको 50,000 रुपए चाहिए, उसमें से निकाल लीजिए, बाकी के उसमें रहने दीजिए और उसी में और टॉपअप भी कर सकते हैं आप। तो अलग अलग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप अलग अलग स्कीम्स नहीं लेते हैं, तो एक कंबाइंड पूल में से ही आप कंटिन्यू भी करें, जितनी रकम चाहिए उतनी उसमें से निकालते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक हमने एक प्लान समझ लिया, गोल बेस्ड एग्जिट प्लान होता है, वो कैसा होना चाहिए जब आपके मन में ये सवाल आने लगे कि क्या मुझे किसी फंड से निकलना चाहिए, या मुझे एसआईपी रोकनी है, या मुझे फिलहाल अभी निवेश को आगे बढ़ाना नहीं है। तो आप एक गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी अपने लिए जरूर अपनाएं, जिससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट हम एसेट रीबैलेंसिंग प्लान पर आ जाते हैं। एसेट एलोकेशन हमें मालूम है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। तो इस एसेट रीबैलेंसिंग प्लान को हमें कैसे यूज करना है जिससे हम समझ पाए कि हाँ
ये हमारे फंड से निकलने का सही टाइम है कि नहीं, कि ऐसा हमें अपने एलोकेशन को रीबैलेंस करना है? अगर हम थोड़ा मौजूदा बाजार के एग्जाम्पल से समझे तो हर्षवर्धन। सेकंड पैरामीटर स्वाति ये है, जैसे आपने कहा कि एसेट एलोकेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करना और उसके ऊपर कायम रहना। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं कि मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, उन्होंने इक्वल एलोकेशन किया है, इक्विटी में 50% और डेट पे 50%। तो उन्होंने 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, 50,000 आपने इक्विटी में डाला था, 50,000 डेट में डाला था। 1 साल बाद मान लीजिए इक्विटी में 20% आपको ग्रोथ मिली है और डेट में 5% का ग्रोथ हुआ है। तो जो इक्विटी का 50,000 रुपया था वो आपका बन गया 60,000 रुपीज, और जो डेट में आपने 50,000 रुपया डाला था वो बन गया 52,500 रुपीज। तो अगर हम टोटल कॉम्बिनेशन देखें, जो आपने 1 लाख रुपए डाले थे उसका अब बढ़ के इक्विटी 20% बढ़ा है और डेट आपका 5% बढ़ा है। तो ये जो एंड में जो इक्विटी एलोकेशन हो गया वो अभी 50% की जगह 54% हो गया है, और डेट का जो एलोकेशन था वो 46% पे आ गया है। तो अब आपका एक रीबैलेंसिंग का काम बनता है, जिसमें आप इक्विटी में से 4% एग्जिट करेंगे और डेट में आप 4% बढ़ाएंगे, ताकि आपका इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन 1 साल बाद भी है वो 50-50% पे रहे। तो ये एक अलग एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपको अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में से एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और उसी हिसाब से डेट में या इधर वाइसा वर्सा, अगर मान लीजिए इक्विटी गिर गया है तो आप डेट में से निकल के इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है, ये बाय लो एंड सेल हाई की जो फिलॉसफी होती है उसको फुलफिल करता है। तो ये एक दूसरा पैरामीटर है जिसको आपको ध्यान में रखना है और अपने एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनानी है। अब इस एसेट एलोकेशन को हमें कब कब बदलना चाहिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कब और कितनी बार करनी चाहिए, ये भी एक सवाल इससे उठता है हर्षवर्धन। कई लोग कहते हैं कि जब जब मार्केट में कुछ बदलाव होते हैं तब हम रीबैलेंसिंग कर लें, या लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो में उतना रिटर्न नहीं आ रहा है तो तब रीबैलेंसिंग कर ले। तो सही तरीका रीबैलेंसिंग का होना क्या चाहिए, कब करें और कितना करें? तो देखिए, इसमें आइडियली आप अगर साल में एक बार करें तो काफी है, क्योंकि हम इतना एक्टिवली भी हमारे पोर्टफोलियो को ट्रैक और मॉनिटर नहीं करना चाहते। अगर एक कोई निवेशक है, वो अलग फील्ड में काम करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को रोज देखने लगे और हर महीने, हर 3 महीने से या 6 महीने से उसमें चेंजेस करने लगेंगे, तो ये आइडियल नहीं है। आइडियल और प्रैक्टिकल जो टाइम होराइजन है इस पर्टिकुलर चीज को करने का, वो आई थिंक जो इंटरवल्स हैं वो 1 साल के में करें तो आई थिंक डिसेंट इनफ। बाकी ऑफ कोर्स अगर मार्केट में बहुत ही अगर तेजी अचानक आ गई है, मार्केट गिर गया, मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्रैश है, जैसे मार्च 2020 में जब कोविड की रिलेटेड जो लॉकडाउन आए थे, मार्केट अचानक 40% गिर गया, तो ऑब्वियसली आप उसमें उसका फायदा लेना चाहेंगे और आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन आइडियली 1 साल में अगर करें तो काफी है। ओके, तो एक फंड से निकलने की एग्जिट स्ट्रैटेजी, 2 हमने प्लान समझे। गोल बेस्ड एग्जिट प्लान मतलब लक्ष्य के करीब, तो आप डेफिनेटली आपका लक्ष्य पूरा हो गया तो आपको उस फंड में रहने की अनिवार्यता नहीं है। दूसरा, आपका जो एसेट एलोकेशन में अगर कुछ बदलाव हुआ है तब आप अपने इक्विटी और डेट के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए इक्विटी में से डेट में, इक्विटी बेचकर डेट में जा सकते हैं या वाइस वर्सा। ये आप अपने एसेट रीबैलेंसिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और तब फंड में से निकलने की रणनीति सेट कर सकते हैं। अब फंड बेस्ड प्लान क्या है, कैसे फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको अपनी एग्जिट प्लान को बेस करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। फंड से निकलने का क्या है एग्जिट प्लान, समझ रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा से। हमने ब्रेक से पहले बात की कि कैसे एसेट एलोकेशन के आधार पर और गोल बेस्ड एग्जिट प्लान की स्ट्रैटेजी अपनाकर आप फंड से निकलना है कि नहीं निकलना है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फंड बेस्ड प्लान हर्षवर्धन, मतलब फंड की परफॉर्मेंस या फिर कुछ ऐसे बदलाव है जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं। तो वो ऐसे कुछ चेंजेस क्या हो सकते हैं जिससे हमें एक सिग्नल मिले कि हाँ इस पर्टिकुलर फंड से निकलने का टाइम तो अब हो गया है। देखिए स्वाति, पहले हमने जो बात की एसेट एलोकेशन या गोल बेस्ड रिटायरमेंट, इन जो पैरामीटर्स की बात की,
इसमें हम इक्विटी से निकल के डेट में आ रहे थे या डेट में से निकल के इक्विटी में आ रहे थे, तो हम एसेट क्लास में मूवमेंट कर रहे थे क्योंकि हमें एसेट एलोकेशन करना था गोल्ड के बेसिस पे। अब जब हम फंड परफॉर्मेंस की पैरामीटर पे आते हैं कि भाई हम अपनी स्कीम्स को देख रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर फंड में से एग्जिट करना है, तो हम एसेट एलोकेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अगर कोई एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है और वो फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप इक्विटी में से निकलेंगे और दूसरी इक्विटी फंड में ही वापस इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक अच्छे फंड में। तो पहली क्लैरिटी जो मैं दे रहा हूँ वो ये है कि हम एसेट एलोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एसेट क्लास में बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम विद इन दैट एसेट क्लास एक अच्छी स्कीम में बदलाव करना है। अब ये बदलाव के जो पैरामीटर्स हैं वो आप 2-3 पैरामीटर्स हो सकते हैं। पहला है कि एक फंड का परफॉर्मेंस, आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्कीम कैसी परफॉर्म कर रही है। तो आपने एक मान लीजिए लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, आप ये देखते हैं कि ये फंड जो स्कीम में मैंने इन्वेस्ट की है वो अपनी कैटेगरी के एवरेज, मान लीजिए 25 स्कीम्स हैं, तो एवरेज रिटर्न उस कैटेगरी का क्या रहा है और मेरे फंड ने परफॉर्म कैसा किया है ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड। ये नहीं कि आप सिर्फ 1 साल का देखेंगे, आप उसे कंटिन्यूस अलग अलग पीरियड्स में देखेंगे, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, और रोलिंग रिटर्न कंपेयर करेंगे कि भाई उनका रिटर्न कैसे आ रहा है। तो अगर उनका कैटेगरी एवरेज से भी खराब प्रदर्शन कंटिन्यूसली रहा है और जो बेंचमार्क है, जो भी स्कीम आपने ले रखी है उसने जिस बेंचमार्क को सेट किया है, अगर वो बेंचमार्क से भी खराब परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली कर रहा है, तब आप उस स्कीम में से निकलेंगे और एक दूसरी स्कीम में जाएंगे जो उसी कैटेगरी की। तो आप इक्विटी लार्ज कैप में थे, तो एक स्कीम में से निकल के आप दूसरी इक्विटी लार्ज कैप में ही जाएंगे, आप डेट में शिफ्ट नहीं करते, आप एसेट एलोकेशन प्लान चेंज नहीं करते। तो एक जो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है। दूसरा पैरामीटर जो आपको ध्यान रखना है, जो एक सिग्नल हो सकता है कि भाई अभी देखने का टाइम आ गया कि मुझे एग्जिट करना है कि नहीं, तो वो है अगर कोई भी आपकी स्कीम की फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं। तो अगर कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं तो ये ध्यान देना बनता है कि भाई आप इस स्कीम में रहना चाहते हैं कि नहीं। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने एक प्योर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया था, अब जो फंड हाउस है वो कहता है कि ये स्कीम को रिकैटेगराइज करना चाहती है और इसे एक लार्ज एंड मिड कैप करना चाहती है या मान लीजिए फ्लेक्सी कैप बनाना चाहती है। तो जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव था उस स्कीम का, वो चेंज हो रहा है। स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, आपको स्कीम के परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वो कैटेगरी एवरेज जो बेंचमार्क से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आगे जाते हुए उनका वो एट्रीब्यूट चेंज होने वाला है। तब आपको देखना है कि क्या मैं एक फ्लेक्सी कैप में रहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या था, मुझे एक लार्ज कैप फंड में जाना था। अब ये स्कीम अच्छा तो कर रही है लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, तो क्या मुझे उसमें बने रहना है, क्या मेरे पोर्टफोलियो में वो उसकी जगह है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इसी तरह आपका अगर डेट फंड में आपने निवेश कर रखा है, आपने जब इन्वेस्ट किया आपने ये समझ के किया कि फंड हाउस उसमें से AAA रेटेड पेपर्स लेता है, तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब फंड हाउस ने आपने देखा कि AA एंड बिलो पेपर भी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल में क्रेडिट रिस्क आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिसाइड द फैक्ट कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसमें से शिफ्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको देखना है कि अगर बदल रहा है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स बदल रहे हैं, तो आपको एग्जिट प्लान करना ही होगा, आप चाहे ना चाहे। तीसरा पैरामीटर जो आपको देखना होगा कि अगर कोई स्कीम मर्ज हो रही है, कोई आपने जिस स्कीम में किया वो उसी फंड हाउस की दूसरी स्कीम में मर्ज हो रही है, या एक एएमसी को दूसरी एएमसी ने खरीद लिया तो वो दोनों एएमसी की स्कीम्स मर्ज होने वाली है, या कोई फंड मैनेजर में चेंजेस हुए, फंड मैनेजमेंट टीम थी, आपकी जो स्कीम मैनेज कर रहा था वो फंड मैनेजर अब नहीं है, चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज देखते हुए भी आपको एग्जिट प्लान करना होगा। अगर स्कीम अच्छी परफॉर्मेंस कर भी रही है लेकिन आगे जाते हुए क्या दिख रहा है, उस बेसिस पे आप एग्जिट का ध्यान रखना होगा। और अगर ऐसा लगे आपको शिफ्ट करने की जरूरत है तो आपको एग्जिट भी प्लान करके निकलना होगा उनसे। तो काफी सारे पैरामीटर्स, पैमाने हैं जो हर्षवर्धन ने बताए। विद इन फंड भी, मतलब एक ही एसेट क्लास में फंड में अगर फंड से अगर आपको निकलना है, दूसरे फंड में जाना है, तो किन किन पैरामीटर के बेस पर परफॉर्मेंस हो गया, अगर उस फंड के मूलभूत जो फंक्शनिंग है या जिसको हम फंडामेंटल एट्रीब्यूट कहते हैं उस स्कीम में ही बदलाव हो गया, या फिर फंड मैनेजर बदल गया, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से नहीं वो फिट बैठता है, तो आप उस फंड से निकल सकते हैं। इसमें थोड़ी चर्चा एग्जिट लोड पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जो कंपनियां हैं वो फंड से निकलने पर एग्जिट लोड भी चार्ज करती है। तो एग्जिट लोड कैसे, कब लगता है और
क्या हमें वाकई ध्यान में रखना चाहिए अगर फंड से निकलते समय एग्जिट लोड लग गया कि अरे एग्जिट लोड लग जाएगा इसलिए फंड से नहीं निकलना चाहिए, वाकई इतना इंपॉर्टेंट है? इनफैक्ट स्वाति, कोई भी कॉस्ट अगर हमें लगता है तो उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। सो एग्जिट लोड एक कॉस्ट है, दूसरा टैक्सेशन भी कॉस्ट है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हैं और आप एग्जिट कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन का भी इम्पैक्ट आएगा। तो यस, ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन आपको इवेल्युएट करना है कि आज मुझे अगर ये स्कीम के एट्रीब्यूट्स अच्छी नहीं लग रही, स्कीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि मुझे एग्जिट लोड लगे, लेकिन सिर्फ एग्जिट लोड ना लगे उसके लिए मैं खराब परफॉर्मिंग स्कीम में नहीं रह सकता। सिर्फ एग्जिट लोड लग रहा है इसके लिए मैं स्कीम की फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज हो रही है तो भी मैं उसे बना रहा हूँ, नहीं, वो एक पैमाना नहीं होता है। मान लीजिए आपके गोल्स, जो हमने पहला पैरामीटर बात किया था कि रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस एजुकेशन के गोल्स हैं, तो एग्जिट लोड लग रहा है तो मैं इक्विटी से निकल के डेट में नहीं जाऊंगा? नहीं, आपको जाना तो होगा ही। तो ये समझना है कि जो एग्जिट लोड लगता भी है वो बहुत ही छोटा सा परसेंटेज होता है। तो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, तो लगेगा तो ऑब्वियसली देयर इज नो अल्टरनेटिव। लेकिन आपको एक बिगर पिक्चर देखनी है कि ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो बोलते हैं कि 1% मुझे एग्जिट लोड लग रहा है लेकिन मेरा लार्जर ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है तो मुझे एग्जिट करना होगा। टैक्सेशन भी, अगर टैक्स भी लग रहा है तो भी अगर आपका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको अचीव करना है, तो भले टैक्स लगे आपको चेंजेस तो करने ही होंगे। ओके, तो एग्जिट लोड को भी ध्यान रखने की जरूरत है किसी भी तरीके के। इनफैक्ट आप अब म्यूचुअल फंड में निवेश भी करते हैं तब भी कितने सारे चार्जेस लगते हैं ये आपको समझना चाहिए। एग्जिट के टाइम पर आपको कैसे चार्ज लगेंगे ये भी आपको जानना चाहिए। आपका पैसा है, आपका निवेश है, आपका हक बनता है। अब शो के अंत में क्या सोचकर या देखकर किसी को अपने निवेश को रोकना नहीं चाहिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, हर्षवर्धन? जी हाँ, इनफैक्ट बात ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लॉजिकली हमने जो बातें की आज अभी तक वो सारी लॉजिकल है, विच मीन्स कि ये सारी सही चीजें करनी है और करनी चाहिए। लेकिन एक इंसान क्या होता है ना, वो इमोशनल होता है, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम जितने भी लॉजिक्स ले लें, लेकिन अगर कोई भी ग्रीड या फियर आता है किसी के माइंड में तो उनका बिहेवियर फुल्ली चेंज हो जाता है, वो ओवरराइड कर जाता है कोई भी लॉजिक्स के साथ। तो इसमें ये जरूरी है, आज की तारीख में जब मार्केट का इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हमारे दोनों टाइप के हम इन्वेस्टर्स देखते हैं। एक है जो कहता है मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, मुझे 50% रिटर्न मिल रहा है, मुझे CAGR मेरा रिटर्न जो है वो 50% पे दिख रहा है या 15-20% पे दिख रहा है, तो क्या मैं आज प्रॉफिट बुक कर लूं? तो आपको ये समझना है कि अगर आपके लक्ष्य और 10 साल आगे हैं तो आप आज ये प्रॉफिट बुक कर भी लेंगे तो इन पैसों का करेंगे क्या? अगले 10 साल तक उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप? तो ये ग्रीड फैक्टर और फियर फैक्टर होता है। तो मान लीजिए कि अभी दिखता है कि मार्केट गिरने वाला है, सब बात करें कि ऑल टाइम हाई पे है, रिकॉर्ड हाई पे है, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट आगे जाते हुए भी अच्छा करेगा तो ये ऑल टाइम हाई आज तक का है, आगे जाके और उस समय का ऑल टाइम हाई करेगा। तो ग्रीड एंड फियर ये दोनों चीज नहीं लाना चाहिए अपने एक्शन के लिए। ग्रीड ये होता है कि मार्केट ने पिछले 1 साल में 80% रिटर्न दिया है, 100% रिटर्न है, डबल हो गया मार्केट, तो मुझे आगे भी इतना ही रिटर्न मिलेगा बोल के हम और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। सो एनी एक्शन विच इज ड्रिवन बाय ग्रीड एंड फियर आपका गलत ही जाएगा। तो लॉजिकली आप जो पैरामीटर्स हमने पहले बात की उस पर इवेल्युएट करिए क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट लेवल अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आपके गोल्स को और बाकी जो पैरामीटर्स को, एसेट एलोकेशन और सबको अगर नजरअंदाज करके सिर्फ मार्केट लेवल्स को देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट या रिडेम्पशन कर रहे हैं तो ये गलत हो सकता है। बिल्कुल। तो बेसिकली बाजार को टाइम करने की कोशिश ना करें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तमाम निवेशकों के लिए। निवेश बस जारी रहना चाहिए रिस्पेक्टिव की बाजार की चाल कैसी है। गोल से अपने गोल बेस्ड प्लानिंग रखें, एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा मैनेज करें, उसके बाद किसी भी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, फंड से निकलना है तो उसका प्रदर्शन ठीक नहीं चल रहा है कंपैरिजन में, तो वो एक पैमाना हो सकता है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, आपने हमारे साथ इन तमाम बारीकियों को आज हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तमाम जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं उनको बताया। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिजनेस देखते रहिए।